हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP10 संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण, इग्नू यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, हम इसमें टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। MGP10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, MGP 10 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हें शॉर्ट तरीके से समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा, टाइम इतना है नहीं जो आपको याद करने के लिए टाइम मिल सके, इसलिए हम इसमें शॉर्ट करेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन पे और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हिंट है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आप इसे करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष प्रबंधन क्या है, संघर्ष प्रबंधन के उद्देश्य और विभिन्न उपागम बताइए। संघर्ष प्रबंधन क्या होता है वास्तव में? तो बच्चों, जो समाज के जो विवाद है या कोई भी किसी प्रकार की हिंसा हो या संघर्ष हो, उसको रोकने के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसे हम संघर्ष प्रबंधन कहते हैं। ये प्रबंधन संस्था के द्वारा, पुलिस के द्वारा, या हम लोगों को रोजगार देकर, या हम लोग की आवश्यकता को पूरा कर कर, या जो अशांति का माहौल है उस माहौल को खत्म कर कर हम संघर्ष प्रबंधन करते हैं। जब व्यक्तियों, समूह या देशों के विचार, हित या मूल्यों में टकराव होता है, जाहिर सी बात है, जब लोगों के हित या मूल्यों में जब टकराव होगा, या देशों के बीच में टकराव होगा, या संगठन के बीच में होगा, या व्यक्तियों के बीच में होगा, तो किसी भी तरह से संघर्ष प्रबंधन मतलब संघर्ष बढ़ता है, तो उसे संघर्ष कहते हैं। डेफिनेटली उस संघर्ष को शांति और समझदारी से नियंत्रण करना, यानी जो संघर्ष है उसको शांतिपूर्ण तरीके से और समझदारी से उसको नियंत्रित करना, यानी खत्म करना, या फिर कह सकते हैं कि कम करना या उसका समाधान करना ही संघर्ष प्रबंधन कहलाता है। संघर्ष प्रबंधन, इसका उद्देश्य है संघर्ष को हिंसा बनने से रोकना, यानी जो संघर्ष हो रहा है कि कहीं आगे चलकर ये हिंसा ना बन जाए। अगर हिंसा बनेगी तो आम जनता को इससे नुकसान होगा, और शांतिपूर्ण से अस्तित्व बनाना होता है। शांतिपूर्ण अस्तित्व का मतलब होता है जियो और जीने दो। ये संवाद, मध्यस्थता, समझौता और सहयोग जैसे साधनों पर आधारित होता है। यानी हम संघर्ष प्रबंधन जो है वो या तो हम संवाद, कन्वर्सेशन से, या मध्यस्थता, दोनों पक्षों की जो मध्यस्थ करा के, या समझौता करा के, या सहयोग जैसे साधनों को इस्तेमाल करके हम संघर्ष को खत्म करके उसका प्रबंध करते हैं। संघर्ष प्रबंधन के जो उद्देश्य है, वास्तव में पहला जो उद्देश्य याद रखना, ये उद्देश्य भी अलग से आ जाता है, दृष्टिकोण भी आ जाता है, तो उद्देश्य भी अलग से क्वेश्चन ध्यान से समझना। संघर्ष का क्या है? संघर्ष को हिंसा, विनाश, अराजकता में बदलने से रोकना होता है। यानी जो हम संघर्ष प्रबंधन कर रहे हैं कि जो भी हिंसा है या संघर्ष है वो ना तो हिंसा और विनाश का कारण बने, ना अराजकता का माहौल पैदा करे, इसलिए संघर्ष को रोकना होता है। बल्कि इस संघर्ष प्रबंधन का दूसरा उद्देश्य है कि जितने भी संघर्ष हैं उनको बातचीत और वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण उसका समाधान निकालना, दोनों पक्षों के हितों को समझते हुए संतुलित समाधान देना। यानी जो दो पक्ष हैं, यानी दो पक्षों में अगर दोनों में संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो इन विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा बिठा के दोनों पक्षों को समझाते हुए संतुलित समाधान निकाला, ताकि इन दोनों के बीच में संघर्ष खत्म हो सके। आपसी गलतफहमियों और तनाव को कम करना, सामाजिक एकता, सद्भाव और भाईचारा मजबूत करना संघर्ष प्रबंधन के उद्देश्य में आता है। साथ ही साथ में समस्याओं को न्यायपूर्ण और नैतिक तरीके से सुलझाना, मानवाधिकार, गरिमा और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना, समाज में स्थिरता, व्यवस्था और शांति बनाए रखना, साथ ही साथ में संघर्ष के मूल कारणों को पहचान कर उन्हें दूर करना, ये सभी हमारे संघर्ष प्रबंधन के उद्देश्यों में आता है। तो देख लीजिए पॉइंटों को, इसको एक्सप्लेन कर देना। अलग से क्वेश्चन अगर आ जाता है कि संघर्ष समाधान क्या है और संघर्ष प्रबंधन क्या है, उसके उद्देश्य बताइए। अब बात करेंगे हम संघर्ष प्रबंधन के प्रमुख उपागम। इसका पैसेज मैंने आपको बता दिया, संघर्ष प्रबंधन होता क्या है। इसके उपागमों के बारे में बात करेंगे। उपागम आ जाए या दृष्टिकोण आ जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आने की संभावना पूरी है। पहला परंपरागत उपागम। परंपरागत जो उपागम के जो दृष्टिकोण के समर्थ है, उनका मानना है कि जो संघर्ष को नकारात्मक और हानिकारक मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो संघर्ष है वो नकारात्मक और हानिकारक है, जो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसका लक्ष्य पूरे संघर्ष को दबाना है, समाप्त करना, व्यवस्था बनाए रखना होता है। कानून, दंड और अनुशासन और शक्ति प्रयोग को उपकरण के रूप में अपनाया जाता है, यानी इस परंपरागत रूप वाले इनका मानना है। दूसरा है मानवीय उपागम, यानी मानवीय संबंध उपागम। इस दृष्टिकोण, जो मानवीय उपागम के जो दृष्टिकोण है, ये माना जाता है, मतलब ये मानते हैं कि संघर्ष एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे बातचीत और सहयोग के माध्यम से कम किया जा सकता है। ये कहते हैं कि जो भी संघर्ष हो, इसे समाज की प्रक्रिया जोड़ दिया, यानी जो भी संघर्ष होगा उन्हें हम
बातचीत और सहयोग के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। इसमें संचार, सहानुभूति और समझ पर जोर दिया जाता है। तीसरा है आधुनिक परिवर्तनवादी उपागम। जो आधुनिक उपागम वाले जो दृष्टिकोण के समर्थ है वो कहते हैं कि संघर्ष हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी संघर्ष जो है समाज में बदलाव के लिए या किसी गलत काम के लिए भी किया जाता है। कुछ हद तक संगठन समाज सुधार में और नवाचार और बदलाव लाता है। इसलिए उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना नहीं बल्कि उसे रचनात्मक बनाना होता है। ये आधुनिक उपागम वाले कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी संघर्ष को गलत नहीं माना। साथ ही साथ में संरचनात्मक उपागम फोर्थ है। ये दृष्टिकोण गरीबी, असमानता, भेदभाव, शक्ति विषमता और अन्याय को संघर्ष का मूल कारण मानते हैं। इसलिए समाधान नीति सुधार, न्याय, समानता, अवसर में वृद्धि के माध्यम से खोजा जाता है। कि अगर हम संघर्ष को खत्म करना है तो उसके लिए हमें सुधार, न्याय, समानता जैसे और बहुत सारे अवसर, रोजगार जैसी चीजें खोज कर लोगों को देने चाहिए। साथ ही साथ में समाधान मुखी उपागम, ये जो विशेषज्ञ है इनके समाधान मुखी उपागम वाले जो विषय है वो कहते हैं मध्यस्थ और शोधकर्ता मिलकर संवाद की ऐसी प्रक्रिया विकसित करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी मध्यस्थता और शोध करके, हम रिसर्च करके हमें ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए ताकि इनका संघर्ष को खत्म कर सके, जिसमें सभी पक्षों की वास्तविक समस्याएं समझी जाए और स्थायी समाधान निकाला जाए जिससे संघर्ष समाधान हो सके। दूसरा है पारिस्थितिजन्य उपागम। इस दृष्टिकोण में हर संघर्ष है को अलग अलग संदर्भ में देखते हैं। समाधान का तरीका परिस्थिति, समय और शक्ति संतुलन और पक्षों की मानसिकता के आधार पर तय करते हैं। ये कहते हैं कि हर संघर्ष को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। हर संघर्ष जो है ना वो एक जैसा नहीं होता, हर संघर्ष अलग अलग तरीका होता है, इसलिए हर तरीके के आधार पर उसका समाधान खोजना चाहिए। तो नेक्स्ट है शांति निर्माण उपागम। इसका उद्देश्य संघर्ष के बाद समाज में विश्वास, न्याय, सहयोग और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना ताकि भविष्य में संघर्ष दोबारा ना हो। तो शांति निर्माण उपागम कहते हैं कि किसी भी तरीके से आप संघर्ष को खत्म कर रहे हो तो इसमें संघर्ष को खत्म करके उसका विश्वास, न्याय, सहयोग को प्राप्त करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कभी दोबारा उनमें संघर्ष उत्पन्न ना हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष समाधान में संघर्ष मूल्यांकन, यानी संघर्ष मूल्यांकन होता क्या है उसका अध्ययन करना। जैसा कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसका जो संघर्ष का जो समाधान कर रहे हैं उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी जो भी संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष का पहले हमें उससे रिसर्च करके उसका मूल्यांकन करके उसके समाधान आगे के हमें निष्कर्ष निकालने चाहिए। बिना मूल्यांकन के हमें संघर्ष समाधान का निष्कर्ष कभी भी नहीं निकालना चाहिए। संघर्ष मूल्यांकन से तात्पर्य किसी संघर्ष यानी किसी भी संघर्ष की प्रकृति, कारण, यानी जो भी संघर्ष हो रहा है यानी संघर्ष मूल्यांकन है उसकी प्रकृति, कारण और पक्षों और संसाधनों और शक्ति संतुलन और संभावित प्रभाव को व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए। यानी जो भी संघर्ष हो रहा है उसका मूल्यांकन, संघर्ष मूल्यांकन का मतलब है किसी भी संघर्ष का हमें उसका जांच करना है, नहीं मूल्यांकन करना। तो उसकी प्रकृति, संघर्ष के कारण, संघर्ष के पक्ष, किन किन पक्ष में विवाद है या संसाधन, किस संसाधनों से इनका संघर्ष हो रहा है या शक्ति संतुलन के आधार पर जो संभावित प्रभाव है उसका अध्ययन करना चाहिए। यह संघर्ष समाधान की प्रक्रिया का प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि सही मूल्यांकन के बिना उपयुक्त समाधान रणनीति बनाना संभव नहीं है। अगर आप संघर्ष समाधान के लिए जो रणनीति बना रहे हो उस रणनीति को आप सक्षम रणनीति जब भी बना पाओगे जब आप उस संघर्ष का पूरी तरह मूल्यांकन करेंगे। आप देखते हो ना कोई भी घटना होती है तो उसके पहले उस घटना स्पॉट पर जाकर कोई एक्सपर्ट लोग जाके वहां का मूल्यांकन करते हैं, वहां से आंकड़े एकत्रित करते हैं, फिर उसका बहुत ही छानबीन करने के बाद अपना निष्कर्ष निकालते हैं। संघर्ष समाधान करके हैं और संघर्ष मूल्यांकन करने के बाद ही आगे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। संघर्ष समाधान में संघर्ष मूल्यांकन का महत्व क्या है? जैसे कि वास्तविक कारणों की पहचान करना। संघर्ष समाधान के लिए जो संघर्ष मूल्यांकन है, जो संघर्ष मूल्यांकन में सबसे पहले वास्तविक कारणों की पहचान करते हैं और वही देखते हैं कि इस संघर्ष का कारण क्या है। कारणों को पहचानने के बाद वो मूल्यांकन करके अपना कोई निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, संघर्षों के पक्षों को समझना। वो जितने भी संघर्ष हो रहे हैं उनके अंदर जिन जिन पक्षों में संघर्ष हुआ है उस संघर्षों के पक्षों को समझते हैं और दोनों की जो समाधान, दोनों की जो विचारधारा या दोनों की जो पक्ष मत होते हैं उनको भी सुनते हैं। फिर उसके बाद वो संघर्ष मूल्यांकन करके अपना निष्कर्ष निकालते हैं। फिर शक्ति संतुलन का विश्लेषण, किस पक्ष के पास अधिक संसाधन, समर्थन या प्रभाव है, इसका अध्ययन समाधान तरीके से वार्ता, मध्यस्थता, पंचायत आदि के तय करने में मदद करते हैं। फिर जोखिम और संभावित हिंसा का आकलन, यानी मूल्यांकन ये बताता है कि संघर्ष किस हद तक बढ़ सकता है, किससे समय में रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं। ये सब हम मूल्यांकन करने के बाद ही पता लगा सकते हैं। बाद में उचित रणनीति चुनने की में सहायक, जैसे कि अलग अलग संघर्षों के लिए समाधान तकनीकें भी अलग अलग होती है।
मूल्यांकन ये तय करने में मदद करता है कि बातचीत, मध्यस्थता या कानूनी उपाय कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा संघर्ष को खत्म करने के लिए। फिर है विश्वास, निर्माण और संवाद पर का आधार, यानी जब भी मूल्यांकन या जब भी संघर्ष का मूल्यांकन है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, तो सभी पक्षों को भरोसा होता है कि प्रक्रिया न्यायपूर्ण है, इससे संवाद सरल बनता है। साथ ही साथ में सातवां, नीति निर्माण में मार्गदर्शन, यानी सरकार और संगठन को भविष्य में ऐसे संघर्ष करने से रोकने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है आसानी से। इसलिए कोई भी संघर्ष जो होता है उसका संघर्ष मूल्यांकन करने के बाद ही हम उसका समाधान खोजते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष के स्रोतों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। जो हमें संघर्ष है उसकी क्या क्या स्रोत हैं जो संघर्ष तेजी से बढ़ता है, उसके बारे में हम स्रोतों के बारे में बात करेंगे। संघर्ष होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये संघर्ष समुदायों के बीच में भी, समूहों के बीच में भी और देशों के बीच में भी, राज्यों के बीच में भी, इसके अलावा व्यक्तियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है। उस संघर्ष को रोकना, उसका प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है ताकि आने वाले समय में उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। संघर्ष तब पैदा होते हैं जब व्यक्तियों, समूह या देशों के हित, मूल्य, लक्ष्य, संसाधन आपस में भिड़ते हैं और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक कारण मिलकर तनाव बढ़ाते हैं जो आगे चलकर संघर्ष का रूप लेते हैं। संघर्ष हमेशा बुरा नहीं होता क्योंकि कई बार यह बदलाव और सुधार भी लाता है। कभी कभी देखते हैं ना, सरकार कोई नीति बनाती है, गलत हो जाती है समाज के लिए, तो समाज के लोग भी आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं ताकि समाज, सरकार उसे बदल सके। फिर भी नियंत्रित ना होने पर यह समाज शांति और विकास के लिए खतरा बन जाता है। जो आंदोलन करते हैं फिर आंदोलन आगे चलकर उग्र हो जाते हैं। चलो, संघर्ष के प्रमुख स्रोत क्या है, जैसे कि शॉर्ट में कि संघर्ष को बढ़ावा संसाधनों की कमी होती है जिसकी वजह से ये जो हमारे संघर्ष है वो तेजी से बढ़ते हैं। जैसे कि जब जमीन, पानी, रोजगार, ऊर्जा सीमित होते हैं तभी सभी को बराबर नहीं मिलता, तो लोग आपस में हिस्से के लिए लड़ते हैं, इससे झगड़े और टकराव बढ़ते हैं। दूसरा, राजनीतिक शक्ति की होड़। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी लोग आपस में संघर्ष और बदलाव या टकराव करते हैं जिससे संघर्ष पैदा होता है। सत्ता पाने के लिए और उसे नियंत्रित करने, बनाए रखने के लिए प्रतियोगिता नेताओं, पार्टी, समूहों के बीच में संघर्ष पैदा करती है। कई बार ये हिंसा, अस्थिरता तक पहुंच जाती है। साथ ही साथ में समाज में जो आर्थिक असमानता थी, इस आर्थिक असमानता की वजह से भी संघर्ष तेजी से बढ़ता है। जैसे जब समाज में कुछ लोग बहुत धनवान हो और बाकी गरीब रह जाते हैं तो असंतोष और नाराजगी बढ़ती है। यही असमानता विरोध और संघर्ष का कारण बनती है। फिर फोर्थ है सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता। अलग अलग मान्यताएं, परंपरा और जीवन शैली टकराव का कारण बन सकती है, खासकर तब जब एक समुदाय दूसरे अपनी संस्कृति थोपने लग जाते हैं जिससे संघर्ष तेजी से बढ़ता है। साथ साथ में नस्ली और भाषाई अंतर, नस्ली और भाषाई अंतर से भी संघर्ष तेजी से बढ़ता है। जब कोई समूह अपनी जाति, नस्ल और भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य जाति और नस्ल और भाषा को से घृणा करते हैं तो अन्य समूहों के साथ दूरी और टकराव पैदा होता है। इससे पहचान आधारित संघर्ष होता है। फिर संचार की कमी और गलतफहमी। जब लोग खुलकर बात नहीं करते, सही जानकारी साझा नहीं होती तो संदेह और अविश्वास बढ़ता है। छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकता है जिससे संघर्ष तेजी से बढ़ता है। ऐतिहासिक शत्रुता और पुराने विवाद। बीते समय के झगड़े, युद्ध, अन्याय पीढ़ियों तक मन में जो खटास रह जाते हैं, ये यादें नए संघर्ष को जन्म देती है। तो हमारी पीढ़ियों, जो पुरानी पीढ़ी है, पुराने जमाने से चले आ रहे जो विवाद है वो आगे चलकर बहुत ही बड़ा जख्म देते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, गुस्सा और श्रेष्ठ बनने की इच्छा भी संघर्ष को बढ़ाती है। कई बार ये व्यक्तिगत स्तर से शुरू होकर बड़े समाजी विवाद में बदल जाती है। तो ये हमने जो बात करी थी, ये बात करी हमने संघर्ष के स्रोतों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है संघर्ष विश्लेषण के प्रमुख तत्व। जी, जो संघर्ष है उसका विश्लेषण के प्रमुख तत्व क्या है, हर किसकी चीज का, तत्व का या कारक का वो करते हैं विश्लेषण। संघर्ष विश्लेषण का अर्थ क्या है? संघर्ष तो आपको पता है, विश्लेषण क्या होता है, रिसर्च होती है। किसी भी संघर्ष के कारण रूप, शामिल पक्षों और उसके प्रभाव को समझना विश्लेषण होता है ना। विश्लेषण मतलब समझना। कोई भी संघर्ष है उसको समझना, इससे समाधान से सही तरीके चुने जा सकते हैं और भविष्य के विवादों को रोका जा सकता है। ये प्रक्रिया संघर्ष की पूरी स्थिति को गहराई से अध्ययन करती है। संघर्ष विश्लेषण के प्रमुख तत्व है जैसे कि संघर्ष का पक्ष जानना, और जो भी संघर्ष विश्लेषण में हित और उद्देश्यों को भी जाना जाता है। जैसे पहला संघर्ष के पक्ष, कौन कौन से लोग, समूह या राज्य संघर्ष में शामिल है, ये पहचाना जाता है। दूसरा, हित और उद्देश्य, हर पक्ष ये क्या चाहता है, उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ में तीसरा, संघर्ष के कारण को जानना कि संघर्ष क्यों शुरू हुआ, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाना। शक्ति संतुलन, किसके पास कितनी शक्ति है, संसाधन और प्रभाव है,
इसे समझना भी इसके अंतर्गत तत्व में आता है। फिर है संरचना और संदर्भ, समाज, इतिहास और व्यवस्था, बाहरी परिस्थितियों का संघर्ष पर क्या असर है, इसका भी विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद है हमारा धारणा और दृष्टिकोण, एक पक्ष दूसरे को कैसे देखते हैं, उनके मन में क्या छवि है, ये जानना भी इसका ही विश्लेषण के अंतर्गत तत्व आता है। फिर है संघर्ष विश्लेषण का तत्व है संघर्ष की तीव्रता और चरण, यानी संघर्ष कितना गहरा है और किस स्तर पर पहुंच चुका है, इसकी जांच करना। परिणाम, प्रभाव, समाज, अर्थव्यवस्था, संबंध पर संघर्ष के क्या प्रभाव पड़े, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाए। साथ ही साथ में संभावित समाधान निकालना, जब बातचीत, मध्यस्थता या समझौते जैसे विकल्पों की पहचान करना, ये हमारा संघर्ष विश्लेषण का प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीके, यानी जो हम संघर्ष का समाधान करते हैं उसमें कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, या फिर संघर्ष समाधान या क्रियाविधि जो होती है उसकी विभिन्न पद्धतियां क्या है, यानी जो भी संघर्ष समाधान की जो क्रियाविधि है हम कौन कौन से उसमें टेक्निक अपना के उसको दूर करते हैं। जैसा कि आपको बताया संघर्ष समाधान होता क्या है, वास्तव में वही संघर्ष समाधान है, जब संघर्ष को खत्म करने के लिए जो जो हम तकनीक अपनाते हैं उसका समाधान करते हैं उसे हम संघर्ष समाधान कहते हैं। संघर्ष समाधान के प्रमुख तरीके क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिए, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे कि हम वार्ता मतलब होता है कि हम किसी भी संघर्ष के बारे में उसकी वार्ता करते हैं, उसके बारे में हम पता लगाते हैं और बातचीत को बढ़ावा देके उसको सुलझाने का काम करते हैं। दूसरा मध्यस्थता, किसी भी संघर्ष को समाधान करने जो पक्ष है, यानी जिन दो समूह या जिनके बीच में संघर्ष हो रहा है या विवाद है, उसको विवाद हम मध्यस्थता के द्वारा भी सुलझाते हैं, ये एक तरीका है। फिर है समन्वय और पंचायत, यानी समन्वय तालमेल बनाने, यानी दोनों को बिठा के जो तीसरा पक्ष निर्णय देता है, यानी दोनों के पक्षों को समझने के बाद फिर वो तीसरा पक्ष देता है, उस आधार पर हम उनके निर्णय से उनको मनाने का जो प्रयास करते हैं, उनको सहमत करते हैं, यानी जो विवादित लोग हैं। फिर है समझौता, उनमें समझौता करवाते हैं, इसमें दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं और फिर बीच का रास्ता निकाल के उनमें विवाद को समाप्त करते हैं। फिर है सुलह और विश्वास का निर्माण करना, हम संघर्ष समाधान के लिए जैसे कि हम तकनीक अपनाते हैं कि पुराने विश्वास और नाराजगी को दूर करके अच्छे संबंध सुधारने पर जोर देते हैं ताकि भविष्य में संघर्ष ना हो। कानूनी उपाय अपनाते हैं, कानूनी उपाय के माध्यम से न्यायालय, कानूनी संस्था, बहुत सारी चीजें इस कानूनी उपाय के माध्यम से संघर्ष को हम समाधान करते हैं। फिर संस्थागत राजनीतिक समाधान करते हैं, जैसे नीतियां, सुधार और प्रतिनिधियों के माध्यम से संरचनात्मक अन्याय को दूर किया जाए ताकि संघर्ष की जड़ें खत्म हो सके। फिर न्यायिक समाधान करते हैं, जब न्यायालय, विविध संस्था, कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाद को निपटारा किया जाता है, विशेषकर अधिकार संबंधी मामलों में। इस तरह से हम जो है संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, इस तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष प्रबंधन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्या है ये मार्क्सवाद? मार्क्सवाद जैसे कि आपको बता दें स्टूडेंट, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के एक सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। यानी मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, मतलब मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो समाज, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें मुख्य जो इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने विकसित किया। कार्ल मार्क्स ये मानता है कि समाज का आधार आर्थिक संरचना, यानी समाज जो बना है वो आर्थिक कारकों पर आधारित है और उत्पादन संबंध होते हैं, जिनके कारण समाज वर्गों में बढ़ जाता है। समाज में जो आर्थिक संरचना होती है वो समाज में दो वर्गों को जन्म देती है, यानी आर्थिक शक्ति जिसके पास होती है वो सारे संसाधनों पर अपने अधिकार रखता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित करता है, जबकि दूसरा वर्ग आर्थिक संरचना के अंदर आर्थिक संसाधनों के अभाव में वो एक समाज में गरीब वर्ग के रूप में स्थापित होता है, जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। दोनों वर्गों के हितों में टकराव जैसे वर्ग संघर्ष पैदा करते हैं, जो अंततः सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। मार्क्सवाद जो है वो शोषण, असमानता और निजी स्वामित्व की आलोचना करते हैं। वे वर्ग विहीन, समानता मूलक जो न्याय समाज की स्थापना को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। वो कहते हैं कार्ल मार्क्स कि संघर्ष प्रबंधन केवल साम्यवादी शासन व्यवस्था में ही संभव हो सकता है, यानी वर्ग विहीन समाज में केवल शक्तिहीन यानी सर्वहारा वर्ग होगा और सारे पूंजीपति खत्म हो जाएंगे और समाज में केवल एक वर्ग बनेगा, यानी वर्ग विहीन समाज बनेगा। इसमें एक सरकार बनेगी साम्यवादी, और ये साम्यवादी सरकार ही सारे संघर्षों का समाधान स्वयं ही कर देगी, यानी संघर्ष का प्रबंधन जो है वो केवल साम्यवादी शासन में ही संभव हो सकता है। तो देखते हैं संघर्ष प्रबंधन में मार्क्सवादी क्या कहते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार संघर्ष का मुख्य कारण जो है, जो समाज में जो संघर्ष है इसका मुख्य कारण है आर्थिक असमानता और वर्ग विभाजन। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब आर्थिक समानता खत्म हो जाएगी, वर्ग विभाजन खत्म हो जाएगा, तो इससे संघर्ष का समाधान हो जाएगा। दूसरा, समाज में दो वर्ग यानी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग होते हैं, इनके आपस में ही टकराते हैं जो संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। जब समाज में केवल एक वर्ग बचेगा, श्रमिक वर्ग, मार्क्स के अनुसार, तो ही समझ में संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। यह संघर्ष उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और लाभ बांटने के मसले से जुड़ा होता है, जो संघर्ष तेजी बढ़ता है, और इसको खत्म करने से, संघर्ष उत्पादन को, साधनों को खत्म करके ही हम
संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है, इसलिए वे निष्पक्ष नहीं है। इसके अलावा संघर्ष को वे प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनशील शक्ति मानते हैं, ना कि वह केवल समस्या। कार्ल मार्क्स का मानना है कि असली समाधान संघर्ष को दबाने में नहीं है, बल्कि इस असमानता को दूर करने में। अगर समाज में आर्थिक असमानता दूर कर दोगे तो संघर्ष का समाधान स्वतः हो जाएगा। निजी स्वामित्व और शोषण खत्म कर, यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो निजी स्वामित्व है समाज में, और निजी स्वामित्व करना है, अगर शोषण को खत्म करना है तो वर्ग विहीन समाज बनाने का लक्ष्य माना है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब वर्ग विहीन समाज बन जाएगा तो समाज में निजी स्वामित्व और शोषण खत्म हो जाएगा, जिससे संघर्ष प्रबंधन स्थापित होकर संघर्ष खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष प्रबंधन के लिए साम्यवादी शासन व्यवस्था को उचित माना। उन्होंने बोला कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में संघर्ष समाधान स्वतः ही हो जाएगा जब समाज में एक वर्ग बचेगा, अब कोई संघर्ष नहीं बचेगा। ये कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के ऊपर अपने विचार थे। अब शांति निर्माण को परिभाषित कीजिए। शांति निर्माण की प्रमुख बाधाएं क्या है? जो शांति स्थापित करने में, यानी शांति निर्माण होता क्या है? शांति को स्थापित करने वाले जो हम प्रयास करते हैं, जो शांति स्थापित होती है, उससे शांति निर्माण कहते हैं वास्तव में। और इन शांति निर्माण में बहुत सारी ऐसी बाधाएं जो आती है जिससे हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। पहले इसका परिचय बढ़ेंगे, शॉर्ट में देखिएगा। शांति निर्माण से हमारा प्राय संघर्ष युद्ध के बाद जो दीर्घकालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रयास करना होता है, जिनसे समाज में स्थायी शांति, विश्वास और सहयोग स्थापित हो सके। इसमें संवाद को बढ़ावा देना, क्योंकि संवाद को, जो संघर्ष विवादित जो पक्ष है उनमें संवाद को बढ़ावा देना, न्याय सुनिश्चित करना, पुनर्निर्माण करना, संस्थाओं को मजबूत बनाना और समुदायों के बीच टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ना शामिल होता है। शांति निर्माण केवल हिंसा रोकने तक सीमित नहीं होती, बल्कि भविष्य के संघर्ष को रोकना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्थिर बनाने की समग्र प्रक्रिया होती है। इसलिए शांति किसी भी संघर्ष को समाप्त करना नहीं, बल्कि संघर्ष के आने वाले भविष्य में उस संघर्ष को दोबारा पुनः स्थापित ना हो और आने वाले समय में सभी के संबंध स्थापित रहे, उसे ही हम शांति निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। शांति निर्माण में बाधाएं क्या होती है? जैसे कि शांति निर्माण इसलिए स्थापित नहीं हो रहा क्योंकि विश्वास में आपसी कमी है, मतलब विश्वास नहीं है पक्षों में, आपसी शत्रुता तेजी ज्यादा बढ़ रही, जिससे शांति निर्माण नहीं स्थापित होता। राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक जैसे कि कमजोर सरकार, नेतृत्व संकट और संघर्ष, जो सत्ता संघर्ष है वो शांति प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जिससे शांति निर्माण स्थापित नहीं हो पाता। शांति निर्माण स्थापित होने में तीसरी बाधा है आर्थिक असमानता और गरीबी। समाज में आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है, गरीबी इतनी बढ़ गई कि लोग सरकार और दूसरे पक्षों से वो घृणा करने लगते हैं, जिससे शांति निर्माण स्थापित नहीं हो पाता। जिससे उग्रवादी और हिंसक समूह द्वारा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, जिससे शांति निर्माण स्थापित नहीं होता। बाहरी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, बाहरी हस्तक्षेप, विदेशी शक्तियां स्वार्थी हित और शांति प्रक्रिया को राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित करते हैं, जिससे शांति निर्माण बिल्कुल नहीं होता। फिर है सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता। सामाजिक विभाजन, समाज जो है वो सारे धर्म और जाति और हर वर्गों में विभाजित है, और जिससे सांप्रदायिकता बढ़ रही है। इस सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता की वजह से जातीय, धार्मिक, भाषाई विभाजन बहुत तेजी से बढ़ गया, जिससे शांति निर्माण स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हमने बात करी। और सातवां है हमारा कमजोर संस्था है कानून व्यवस्था। इस न्याय प्रणाली, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ना हो तो स्थायी शांति संभव नहीं होती। ये सारे हमने बात करी शांति निर्माण में जो जो बाधाएं आ रही हैं। फिर आठवां क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। जी, ट्रस्टीशिप होता क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत एक नैतिक आर्थिक अवधारणा है, जिसके अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामित्व नहीं, बल्कि समाज का संरक्षक या ट्रस्टी होता है। इसलिए उसे अपने संसाधनों का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण, समानता, सामाजिक न्याय के लिए करना चाहिए। गांधी जी मानते हैं कि स्वैच्छिक नैतिकता के माध्यम से शोषण मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें पूंजी और श्रम के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। तो ये ट्रस्टीशिप वही है कि कभी भी पूंजीपति वर्ग समाज में जो भी काम करे वो एक ट्रस्ट के रूप में काम करे। उसका उद्देश्य ज्यादा लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के लोगों का उद्धार करना भी होना चाहिए। और वो एक, जब पूंजीपति वर्ग समाज के लोगों के हितों को ध्यान में रखेंगे, ट्रस्ट के आधार पर काम करेंगे, तो गांधी जी इसी को कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत में पहला है संपत्ति सामाजिक उत्तरदायित्व। ये कहते हैं धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति समाज से अर्जित करता है, इसलिए उसका उपयोग समाज के हितों में होना चाहिए। दूसरा, न्यायपूर्ण वितरण का मार्ग। गांधी जी ने कहा है कि धन का वितरण, जो धन का जो बंटवारा है, वो स्वैच्छिक नैतिकता से होना चाहिए, ना कि हिंसक क्रांति से। जो पूंजीपति के पास संपत्ति है उसे उनकी सहमति के द्वारा समाज के लोगों में
व्यतीत करनी चाहिए, ताकि ताकि मैं शोषण मुक्त समाज की स्थापना। ट्रस्टीशिप का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जहां पूंजीपति श्रमिकों का शोषण न करे, बल्कि वो श्रमिकों के हितों के लिए काम करें। नैतिक परिवर्तन पर जोर देते हैं गांधी जी, कहते हैं परिवर्तन हृदय परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वो हृदय परिवर्तन से लाई जाए, ना कि बलपूर्वक। जो भी परिवर्तन ला रहे हो वो लोगों के हृदय से लाए, ना कि बलपूर्वक हिंसा के द्वारा बिल्कुल भी परिवर्तन ना लाया जाए। फिर है पूंजीवाद और साम्यवाद का मानवीय विकल्प। ये सिद्धांत दोनों के अतिरेक से बचते हैं हुए संतुलित व्यवस्था को का प्रस्ताव रखता है। साथ ही अंतिम लक्ष्य यानी गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से इनका अंतिम लक्ष्य है समानता, सहयोग और नैतिकता पर आधारित समाज की स्थापना करना, इनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का लक्ष्य है। अब बात करते हैं गांधी जी के स्वराज्य के बारे में। स्वराज्य मतलब होता है स्वयं का राज्य। जैसा कि आप काफी टाइम हर क्लासेस में पढ़ते आ रहे होते, ये तो बहुत इजीली अवधारणा है। गांधी जी का स्वराज्य जो है विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नैतिक और आत्मनिर्भर जीवन की संपूर्ण अवधारणा था। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ है आत्मानुशासन, सत्य, अहिंसा, ग्राम आधारित लोकतंत्र, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी नैतिक जिम्मेदारी निभाता है। इस प्रकार स्वराज्य राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मिक यानी हमारे आध्यात्मिक और अंदर आत्मा और सामाजिक मुक्ति का भी प्रतीक माना जाता है स्वराज्य। स्वराज्य में जो होता है राजनीतिक स्वराज्य यानी जनता की वास्तविक भागीदारी वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां सत्ता जनता के हाथों में हो, ये इसकी पहली स्वराज्य की पहली विशेषता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वराज्य। गांधी जी स्वराज्य के माध्यम से व्यक्तिगत स्वराज्य को स्थापित करना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मनियंत्रण, सत्य, अहिंसा और नैतिक जीवन ही सच्चा स्वराज्य मानते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं आर्थिक स्वराज्य, गांधी जी के अनुसार आर्थिक स्वराज्य होता क्या है? ग्रामीण आत्मनिर्भरता, जो गांव के लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, लघु कुटीर उद्योग स्थापित और समान वितरण और शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापित हो, वही गांधी जी स्वराज्य मानते थे। साथ ही साथ में सामाजिक स्वराज्य, अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, लैंगिक अन्याय और असमानता का समाप्त होना, गांधी जी के अनुसार वो सामाजिक स्वराज्य होता है। आध्यात्मिक आधार, ईश्वर आस्था, सत्य, करुणा और नैतिक जागरूकता पर समाज का निर्माण भी होना चाहिए। इसके साथ ही विकेंद्रीकरण को इन्होंने माना। स्वराज्य के लिए सत्ता गांवों तक पहुंचे, पंचायतें स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई बने। तो वो गांधी जी जो होते कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहिए, जो कि पंचायतों में, स्थानीय स्वशासनों में निहित होनी चाहिए। साथ ही साथ हिंसक समाज व्यवस्था, हिंसा के स्थान पर संवाद, प्रेम और सहिष्णुता का महत्व देते हैं गांधी जी। तो इस आधार पर वो स्वराज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अपनी इनकी विशेषता को प्रकट किया। साथ ही साथ में संघर्ष समाधान की गांधीवादी विधियां, जो गांधी जी जो भी संघर्ष समाधान के लिए जो गांधी जी विधियां अपनाते थे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि गांधी जी संघर्ष समाधान का आधार सत्य, यानी गांधी जी ने जो भी संघर्ष का समाधान जो है वो सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर बल देते हुए करा। गांधी जी मानते थे कि संघर्ष को हिंसा या दमन से नहीं, बल्कि नैतिक संवेदनशीलता, संवाद और आत्मविश्वास के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अंतरात्मा की आवाज होती है, जिसे जागृत करके न्यायपूर्ण समाधान पाया जा सकता है। संघर्ष समाधान की गांधीवादी विधियां, जैसे गांधी जी ने हमेशा संघर्ष, जो भी विवाद हुआ है उस विवाद को हमेशा अहिंसा के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग के द्वारा ही सुलझाया है। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी संघर्ष हिंसा के माध्यम से बल्कि अहिंसा के नॉन वायलेंस तरीके से उसको सुलझाना चाहिए, ताकि न्याय स्थापित हो सके। साथ ही साथ में सत्याग्रह को उन्होंने सबसे बड़ी विधि बताया कि कोई भी विवाद है उसे सत्याग्रह के माध्यम से सुलझाना चाहिए। संवाद, आजमाइश पर ज्यादा जोर दिया। गांधी जी कहते थे कि विवादित पक्षों के बीच में संवाद और आजमाइश को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि विवाद को खत्म किया जा सकते। आत्मबल का प्रयोग पर ज्यादा जोर देते, दबाव डालने के लिए हथियार नहीं, बल्कि वो कहते थे आत्मसामंजस्य, नैतिक दृढ़ता का सहारा लेना चाहिए। यानी आत्मबल का प्रयोग, कोई भी विवाद को हम आत्मबल यानी हथियारों के द्वारा नहीं, बल्कि नैतिकता और भाईचारे से ही दूर करना चाहिए। उसमें अन्याय का शांतिपूर्ण विरोध, उन्होंने बोला अन्याय को स्वीकार न करते हुए उन्हें द्वेष से बचना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए कि कोई भी संघर्ष को खत्म करने के हमें अन्याय का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि द्वेष से बचना चाहिए। साथ ही नैतिक सुधार पर बल दिया गांधी जी ने। कोई भी संघर्ष समाधान के लिए नैतिक सुधार पर ज्यादा बल देते थे। साथ ही साथ में सविनय विज्ञा का मार्ग तो अपनाते थे और असहयोग आंदोलन को भी वो संघर्ष समाधान का एक बहुत अच्छा रास्ता मानते थे। साथ ही नैतिकता पर बल भी देते थे। वो कहते थे कि इंसान को कभी भी जो भी संघर्ष है उसका समाधान केवल नैतिक बल का प्रयोग करके ही उसका समाधान करना चाहिए, और अपनी शुद्धता, अनुशासन और त्याग के माध्यम से नैतिक दबाव बनाना चाहिए, जिससे संघर्ष को दूर किया जा सके। तो ये गांधी जी की विधियां थी। अब बात करते हैं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और चंपारण में जो संघर्ष हुए थे उसको किस प्रकार परिवर्तित करा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक तो दक्षिण अफ्रीका का, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों मिलाकर और अलग अलग तरीके से भी आ जाते हैं। अलग तरीके से दक्षिण अफ्रीका का था, अगर दोनों आते हैं तो इस तरह से आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको बताइए स्टूडेंट, गांधी जी जो थे उन्होंने
मतलब गांधी जी एक समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत ही काम करे। महात्मा गांधी ने संघर्ष को केवल राजनीतिक विरोध नहीं माना, बल्कि उसे नैतिक और मानवीय परिवर्तन का साधन माना। वो कहते हैं कि समाज में राजनीति जो होनी चाहिए ना, वो मानवीय परिवर्तन का साधन है। आप समाज में नैतिक और मानवीय तरीके से परिवर्तन कर सकते हो। जहां भी अन्याय, शोषण और भेदभाव था, वहां उन्होंने हिंसा, नफरत और उग्रता के स्थान पर अहिंसा, सत्य और आत्मबल और जन जागरण का मार्ग अपनाया। उन्होंने बोला कि कोई भी नफरत, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी भेदभाव यानी जो भी विवाद है उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा, सत्य, आत्मबल और जन जागरण के माध्यम से सुलझाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका और भारत के चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने संघर्ष को टकराव से सहयोग, हिंसा से नैतिक दबाव और भय से आत्मविश्वास की दिशा में मोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है और जनता के अधिकारों की रक्षा संभव है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने संघर्ष को कैसे बदला। तो दक्षिण अफ्रीका चंपारण अलग अलग तरीके से आता है। दक्षिण अफ्रीका का आप इसमें से जब बिखरे हुए भारतीय समुदाय को एकता के मंच पर लाना। जब गांधी जी ने देखा कि क्वेश्चन ये है दक्षिण अफ्रीका को एकता के मंच पर लाना, ठीक है, तो ये भारतीय ने बिखरे हुए भारतीय समुदाय जो है ना, इसको कहा गया है अफ्रीका के, यानी बिखरे हुए अफ्रीका समुदाय को एकता के मंच पर लाना। यानी दक्षिण अफ्रीका में सॉरी, हाँ ठीक है, बिखरे हुए भारतीय समुदाय को एकता के मंच पर लाना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय समुदाय है, जो वहां पर भारतीय लोग रह रहे हैं, वो अलग अलग समूह में बटे हुए थे। तो गांधी जी ने उन्हें संगठित किया, बैठकों और सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से एकजुट किया। जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग थे उनको एकत्रित करने के बाद इससे संघर्ष व्यक्तिगत समस्या लेकर सामूहिक अधिकारों का प्रश्न बन गया। इस तरह से जो दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष था उसका रूप बदल गया, क्योंकि भारतीय जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, वो अलग अलग बटे हुए थे। दूसरा सत्याग्रह, नैतिक शक्ति पर आधारित संघर्ष की शुरुआत। यानी गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह अपनाया, जिसका अर्थ है सत्य के लिए शांतिपूर्ण आग्रह। इसमें हिंसा नहीं बल्कि नैतिक दृढ़ता और आत्मबल का प्रयोग किया गया। यह संघर्ष को आध्यात्मिक और नैतिक ऊंचाई देता है। तीसरा था भयग्रस्त जनता में आत्मसम्मान को साहस जगाना। यानी गांधी जी ने दक्षिण मतलब वहां पर भयग्रस्त जो जनता थी दक्षिण अफ्रीका में, उनका आत्मसम्मान और साहस को जागरूक किया। भारतीय लोग अन्याय सहने को मजबूर थे। गांधी जी ने उन्हें सिखाया कि बिना हिंसा किए अन्याय के सामने डटकर खड़ा होना भी साहस है। इससे जनता में आत्मविश्वास लौटेगा। साथ ही साथ में फोर्थ है संघर्ष को केवल कानूनी बहस से आगे बढ़कर नैतिक प्रश्न बनाना। तो इसके आधार पर देख सकते हैं पहले संघर्ष कानून और अधिकार तक सीमित था। गांधी जी ने इसे मानव गरिमा, बराबरी और नैतिक न्याय के मुद्दे में बदल दिया, जिससे शासकों पर नैतिक दबाव बन सके। तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका की बात करी। बात करें चंपारण में गांधी जी ने कैसे संघर्ष बदला। जैसे किसानों की वास्तविक पीड़ा को सामने लाना और सत्य की खोज करना। किसान जबरन नील की खेती करते थे। गांधी जी ने स्वयं गांव गांव जाकर गवाही और प्रमाण जुटाए, जिससे संघर्ष अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित सामाजिक न्याय आंदोलन बन सके। तो गांधी जी ने इसलिए चंपारण आंदोलन को अलग से बदल गया। दूसरा, अनुशासित और अहिंसक किसान आंदोलन को तैयार करना। गांधी जी ने किसानों को स्पष्ट कहा कि हिंसा नहीं करनी है, कोई भी आंदोलन चलाओ, संघर्ष करो, विरोध करो, मगर हिंसा के द्वारा नहीं। इससे आंदोलन नैतिक रूप से मजबूत बना। सरकार जनता का पक्ष सुनने को बाध्य हुई। साथ ही साथ में जनता से सरकार से संवाद और दबाव दोनों का संतुलित प्रयोग। गांधी जी ने टकराव के बजाय बातचीत, याचिका, जनमत और नैतिक दबाव का रास्ता अपनाया। इसमें आंदोलन टकराव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बना। साथ ही साथ शोषित किसानों में सम्मान, आत्मविश्वास पैदा करना। तो गांधी जी ने चंपारण में पहले किसान डरते, मतलब किसान जो थे अंग्रेजों से डरते थे। गांधी जी ने उनमें अधिकार चेतना, आत्मविश्वास जगाया। वे न्याय के योग्य बनाया और शांतिपूर्ण संघर्ष कर सके। इसलिए इन्होंने इनका हृदय परिवर्तित करके सभी लोगों को जो हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना सिखाया गांधी जी ने। तो इस तरह से चंपारण आंदोलन को बदला। अब बात करते हैं संघर्ष पश्चात पुनर्वास में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। जी, जो संघर्ष के बाद जो पुनर्वास कराया जाता है लोगों को, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है। संघर्ष समाप्त होने के बाद प्रभावित समाज को स्थिरता, पुनर्निर्माण और सामान्य जीवन में लौटने की प्रक्रिया को संघर्ष पश्चात पुनर्वास कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, विश्व शांति और मानवीय पुनर्वास का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये शांति सेना, मानवीय सहायता और राज्य निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास, शरणार्थी पुनर्वास और आर्थिक पुनर्निर्माण के माध्यम से संघर्षग्रस्त देशों को स्थिर करने का प्रयास करता है। परंतु इसकी भूमिका अनेक सफलताओं के साथ साथ आलोचनाओं से भी घिरी है। अब बात करते हैं जो संघर्ष होता है उसके बाद
जो पुनर्वास कराता है, मतलब पुनर्वास की व्यवस्था करती है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी क्या भूमिका है, जैसे कि शांति स्थापना की निगरानी। यूएनओ संघर्ष के बाद क्या करता है, शांति सेना तैनात करके युद्ध विराम बनाए रखता है और हिंसा दोहराने से रोकता है। मानवीय राहत और पुनर्वास, यूएनओ बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ जैसी एजेंसियां जो है मानव को राहत पहुंचाती है संघर्ष के बाद और उन्हें पुनर्वास स्थापित करती है। साथ ही में शरणार्थियों और विस्थापियों तो का पुनर्वास। यूएनएचसीआर लाखों शरणार्थियों की वापसी, पुनर्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास, जो संयुक्त राष्ट्र संघ चुनाव कराता है कि संविधान निर्माण में सहयोग देता है और तथा सुशासन की दिशा में कार्य करता है जिससे संघर्ष समाप्त हो सके। साथ ही साथ में आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण, यूएनडीपी रोजगार आजीविका पुनर्निर्माण परियोजनाओं और विकास योजनाओं का संचालित करता है जिससे वो संघर्ष के पश्चात मतलब वो जो अपनी भूमिका निभाता है पुनर्वास के लिए। साथ ही न्याय और सुलह समाधान को बढ़ावा, युद्ध अपराध न्यायालयों और संवाद मंचों के माध्यम से सामाजिक सुलह का प्रयास भी किया जाता है। इसके बाद इसकी कमियां, जैसे महान शक्ति के प्रभाव का दबदबा ज्यादा रहता है, संसाधनों और धन की बहुत ज्यादा कमी है, नौकरशाही की धीमी प्रक्रिया है, स्थानीय वास्तविकता की सीमित समझ, ये सारी कमियां। साथ ही साथ में शांति रख रखाव सैनिकों को पर आरोप, इस तरह से इसकी कमियां ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं संघर्ष समाधान के रचनात्मक और क्रमबद्ध दृष्टिकोणों पर एक टिप्पणी लिखिए। जी, संघर्ष प्रबंधन में संरचनात्मक और क्रमबद्ध दृष्टिकोण होते क्या? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार संघर्ष का मूल कारण समाज की संरचना में मौजूद असमानताएं होती हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद शक्ति वितरण की विषमता संघर्ष को जन्म देती है। इसमें वर्ग, जाति, लिंग, आय, संसाधनों तक पहुंच जैसे तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये दृष्टिकोण मानता है कि संघर्ष केवल व्यक्तियों का टकराव नहीं बल्कि तंत्रगत अन्याय का परिणाम है। इसलिए संघर्ष प्रबंधन के लिए सामाजिक ढांचे में सुधार आवश्यक मानते हैं। इनका उद्देश्य दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण और समानता मूलक व्यवस्था स्थापित करना है। तो संघर्ष प्रबंधन में रचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहते हैं, देखो, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार संघर्ष समाज की बुनियादी संस्थाओं, संसाधनों और शक्तिगत असमानताओं से उत्पन्न होता है। दूसरा, इसमें वर्ग, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक नियंत्रण जैसे तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघर्ष को सामाजिक ढांचे का स्वामित्व परिणाम मानते हैं, ना कि केवल व्यक्तियों के बीच मतभेद को बढ़ा देते हैं। इस दृष्टिकोण में संरचनात्मक सुधार जैसे समान अवसर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण जैसी जो प्रमुख जो रास्ते हैं उनका समाधान करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि प्रणालीगत असमानताओं को कम करके संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार ये दीर्घकालिक और न्याय आधारित शांति स्थापित करने पर जोर देते हैं। अब बात करते हैं क्रमबद्ध दृष्टिकोण की। जैसे क्रमबद्ध दृष्टिकोण की जो मानने वाले जो है वो कहते हैं संघर्ष को एक प्रक्रिया मानते हैं जो अलग अलग चरणों के माध्यम से विकसित होती है। इसमें जागरूकता, विवाद, टकराव, वार्ता, समाधान जैसे चरण शामिल होते हैं। हर चरण में अलग अलग रणनीतियां अपनाई जाती है जैसे संवाद, मध्यस्थता, संघर्ष नियंत्रण। इस दृष्टिकोण में संचार, समझौते की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका लक्ष्य ये होता है कि संघर्ष को नियंत्रित ढंग से सकारात्मक परिणाम की ओर ले जा सके। इसलिए इसे व्यवहारिक प्रक्रिया आधारित प्रबंधन उन्मुख दृष्टिकोण कहा जाता है। तो ये क्रमबद्ध दृष्टिकोण जो एक सिस्टम तरीके से चलता है। अब बात करते हैं 14 है, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है। जैसा कि आपको बता दूं, अफ्रीका है, अफगानिस्तान जो है वो दक्षिण एशियाई देश है। अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से संघर्ष, आतंकवाद, अस्थिरता का सामना करता रहा है। इसमें लंबे संकट के बाद देश के पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदारी के रूप में उभरा। भारत ने वहां न केवल आर्थिक सहायता दी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता के क्षेत्र में भी व्यापक योगदान दिया। भारत की नीति मुख्य रूप से अफगानिस्तान की जनता के हित, लोकतांत्रिक समर्थन और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका, जैसे कि आर्थिक सहायता, भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता समय समय पर दी। इसके अलावा आधारभूत संरचना निर्माण, भारत ने सलमा ट्रेम, अफगान संसद और भवन और लॉरेंज डोरालाम राजमार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाएं पूरी की, जिससे ऊर्जा, संपर्क, संसद व्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही साथ मानव संसाधन का विकास, हजारों अफगान छात्रों को भारत में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई और अफगान अधिकारियों और डॉक्टरों, इंजीनियरों को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य और मानवीय सहायता, भारत ने अस्पताल, दवाइयां, खाद्यान्न और कोविड-19 के दौरान वैक्सीन तक उपलब्ध करवाई, जिसमें आम जनता को सीधा लाभ मिला। साथ ही व्यापार और संपर्क को बढ़ावा दिया। भारत ने चाबगाह बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से अफगान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संपर्क को
नई दिशा दी। सातवीं में शांति और स्थिरता का समर्थन, भारत ने अफगान नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन किया और आतंकवाद मुक्त स्थिर लोकतांत्रिक अफगानिस्तान की वकालत की। तो इस तरह से भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।